हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अपने आज के नए टॉपिक ब्लड कोआगुलेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब हमारा आज का नया टॉपिक है ब्लड कोआगुलेंट्स। तो हम जानते हैं कि ब्लड कोआगुलेंट्स क्या होता है, किसे बोलते हैं कोआगुलेंट्स ऑफ अ ब्लड। सो लेट स्टार्ट इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ फिब्रिन। इस ब्लड कोआगुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा फिब्रिनोजन है वो हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। Fibrin third gets attached into a loose plateless plug which plug the ruptured part of the blood vessels and prevent further blood loss completely। क्या होता है कि जब हमारा फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हमारे फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं वहाँ पे जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उनमें जहाँ पे हमारी इंजर्ड टिश्यू है या फिर जो हमारी सेल इंजर्ड हुई है वहाँ पे जा करके धीरे धीरे वो जो रप्चर्ड हमारी ब्लड सेल्स है वो आपस में कोएगुलेट करने लगती हैं और उस चीज़ को प्रिवेंट कर देती हैं। मतलब कि आपस में जो सेल है वो कोलैबोरेट हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी और वहाँ पे एक प्लेक सा बना लेती हैं, जिसके कारण कि हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा था कंटिन्यूअसली, अब वो ब्लड लॉस से हम उसे रोक सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन। अभी हम इसके प्रोसेस को देखेंगे, सो हमें ईजिली से क्लियर हो जाएगा। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। Coagulation or a clotting is can be defined as the process in which the blood loses its fluid and becomes a jelly-like mass few after the shed out and to the collect in a container। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा था, उससे हमारे फ्लूइड्स वगैरह निकल जा रहे थे, वहाँ पे जो हमारी रप्चर्ड सेल थी वो आपस में कोलैबोरेट करके एक प्लेक का फॉर्मेशन कर देती, एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी का एक प्लेक फॉर्म हो जाता है कुछ ही मिनट्स में, जिसको हम कहते हैं हमारा कोआगुलेशन, जिसे हम ब्लड कोआगुलेशन कह सकते हैं। अब हम इसको और भी ज़्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इंजरी टू द वेसल्स, मान लीजिए हमारी होल बॉडी पे कहीं पे भी इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, एक्टिवेट द प्लेटलेट्स बाय कांटेक्ट इनटू अ इंजर्ड इंडोथीलियम एंड सब इंडोथीलियम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लग। क्या है कि बॉडी में कहीं पे भी किसी भी सेल में जरा सी हमारी इंजरी हो गई तो जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और जो इंजरी हुई है वो हमारे इंडोथीलियल एंड सब इंडोथीलियल का हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो एक प्लेक का फॉर्मेशन करने लगते हैं। प्लेक मतलब आप समझ रहे हैं कि जब कई सारे ब्लड सेल्स आपस में मिल करके चिपकते जाते हैं तो एक बड़ी सी सेल टाइप का बन जाता है, जिसे हम जेली लाइक कंसिस्टेंसी बोलते हैं। उसे ही हम बोलते हैं मतलब कि प्लेक का फॉर्मेशन। जब वो प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है तो जो हमारा कंटिन्यू ब्लड फ्लो हो रहा था, अब हमें वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, वहाँ से हमारा कंटिन्यू ब्लड फ्लो नहीं होता। इसके कारण हम ब्लड के फ्लो को, मतलब कि जो बह रहा था, जो लॉस हो रहा था, तो ब्लड लॉस को हम बचा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द कोआगुलेशन पाथवे विच अल्टीमेट जनरेटिंग द थ्रोम्बिन एंड द फिब्रिन क्रॉस स्टेबलाइजिंग द प्लेटलेट प्लग। कि एक्टिवेशन हमारा हो जाता है कोआगुलेशन पाथवे का, और जो हमारी जनरेट हो रहे थे फिब्रिन एंड थ्रोम्बिन, वो हमारे एक स्टेबल होकर के प्लेग का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब फिब्रिनोलिसिस एंड क्लॉट रिमूवल होने लगता है एंड कंट्रोल द क्लॉट एक्सटेंशन द एंटी थ्रोम्बिक मैकेनिज्म। और जब हमारे फिब्रिन्स एंड थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब वहाँ पे हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे स्टेबल हो जाते हैं, तो जो हमारी सेल से कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा था, अब वो ब्लड फ्लो ना हो करके हीलिंग ऑफ द सेल, मतलब कि जो हमारी इंजरी थी वो धीरे धीरे हील होने लगेगी और उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। अब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड में क्या क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो आर्टीरियल ब्लड है, वो स्कैटर्ड रेड कलर का होता है। वेनस ब्लड जो है वो पर्पल रेड कलर का होता है, और जो हमारा एनीमिया होता है वो वाटर एंड पेल येलो कलर का होता है। अब वॉल्यूम देखते हैं कि जो एक एडल्ट पर्सन है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफ अ ब्लड। तो उसका एक एवरेज वैल्यू जो हमारी एडल्ट में मानी गई है वो 5 लीटर्स की हो सकती है। जो न्यूली बॉर्न्स बेबी होते हैं उसमें 450 ml
ये हमारा एक एवरेज ब्लड का वॉल्यूम है जो ब्लड में हम एक मानते हैं। एंड फीमेल्स में 4.5 लीटर होता है। और अबाउट द 80% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि जो भी आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 8% जो है वो ब्लड पर्टिकुलर बॉडी में प्रेजेंट होता है। रिएक्शन एंड पीएच ऑफ द ब्लड की क्या हो सकती है कि ये जो हमारा स्लाइटली एल्कलाइन होता है एंड जो पीएच है इसका 7.4 होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाइन फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। इसके कारण ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में इफ़ेक्ट करते हैं या फिर अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है हमारा कई सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है और कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड में एज अ ब्लड कोगुलेशन जो इन्वॉल्व हैं, जो हेल्प करते हैं ब्लड के कोगुलेशन में। तो अब हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ द ब्लड अकर थ्रू अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन due to the activation of the group substance necessary for a clotting called the clotting factor। जो हमारे important होते हैं, necessary होते हैं coagulation of the blood के factor में, वो क्या हो सकते हैं 13 clotting factors हमने देखे हैं, आइडेंटिफाइड किए हैं। तो फर्स्ट 1 by 1 हम पूरे देखते हैं कौन कौन से वो मतलब जो हमारे 13 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे हम टिश्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम है, लाइबल फैक्टर्स है, प्रेजेंस एंड नॉट बी प्रूव्ड स्टेबल फैक्टर एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसे हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, क्रिसमस फैक्टर, स्टूअर्ट पावर फैक्टर एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड सेस्डेंट एंड हिमेजन फैक्टर जिसे हम कॉन्टैक्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसे हम फिब्रिनेज भी बोलते हैं। तो ये हमारे 13 वो फैक्टर हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स एंड एंजाइम से, मतलब जो होते हैं प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम, प्रोटीन के फॉर्म में हमारे एंजाइम्स में होते हैं। Normally all the factor present in a form of the inactive proenzyme। जो हमारे नॉर्मली ऑल सारे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में हमारे प्रोएंजाइम में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दीज टू एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड द एंजाइम इन फोर्स द क्लॉट फॉर्मेशन। जब हमें क्लॉट के फॉर्मेशन की नीड होती है तब ये अपना एक्टिवेट होकर के अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। इस कैरीड आउट। अब क्या है स्टेप ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन सा स्टेप है जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर में इन्वॉल्व है। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बिन एंड एक्टिवेटर। पहले तो देखते हैं जर्नल ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हमारी 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन का वो एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है उसका कन्वर्जन हमारा थ्रोम्बिन में हो जाता है। फिर कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन इनटू अ फिब्रिन। फिर जो हमारा फाइब्रिनोजन है उसका कन्वर्जन फिब्रिन में हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या स्टेज 1 में हम ये देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन में हमारा एक्टिवेटर का क्या रोल है। तो आइए बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कमेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस कॉल द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उस सब्सटेंस को हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हैं, उसके नाम से जानते हैं। विच कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इनटू अ थ्रोम्बिन। जो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। इट्स अ फॉर्मेशन इज इनिशिएट बाय द सब्सटेंस देयर विद इन अ ब्लड और आउटसाइड ऑफ द ब्लड। अब ये जो फॉर्मेशन है वो हमारा कहाँ पे इनिशिएट होगा, विद इन द सेल या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल में इसका इनिशिएशन या फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर थ्रू द 2 पाथवे। अब जो हमारा फॉर्मेशन है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का वो 2 वे में जाकर के कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से वो 2 वे या 2 पाथवे होते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट जिसे हम इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है द इनिशियल रिएक्शन द कन्वर्जन इनएक्टिवेट फैक्टर्स
12 इंटू आ फैक्टर 12A। जब हमारा रिएक्शन, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे का प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट होता है ब्लड के कोएगुलेशन में, जो रिएक्शन का कन्वर्जन है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जो हमारा फैक्टर 12A होता है वो 12 होता है, वो 12A में अपना फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। फैक्टर 12A इज एक्टिवेटेड इन विट्रो एक्सपोजिंग द ब्लड फॉरेन सब्सटेंस ग्लास ऑफ द टिश्यू। अब जो फैक्टर 12 है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है जब हम इसकी इन विट्रो स्टडी एक्सपोजिंग, जब हम ब्लड को ग्लास ट्यूब वगैरह में रख के किसी फॉरेन सरफेस पे रख करके देखते हैं तो वहाँ पे इसका इस इफ़ेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है इन विट्रो मेथड के थ्रू जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक्टिवेशन इन वीवो अकर व्हेन ब्लड इज exposed to a collagen fiber underline the endothelium in the blood vessel। अब क्या है, जब अगर हम इसको इसी को जब हम इन वीवो स्टडी करने पे देखते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड को एक्सपोज किया जाता है टू द कोलेजन फाइबर के थ्रू एंड अंडरलाइन द जो हमारे ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट हैं उसके थ्रू। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इट इज़ रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट विद अ टिश्यू फैक्टर एक्सटर्नल टू द ब्लड। ये हमारा टिश्यू फैक्टर के एक्सटर्नल उस पर जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करता है, जो कि टिश्यू फैक्टर हमारे एक्सटर्नल ऑफ द ब्लड पे अपनी एक्टिविटी शो करेगा। इट अकर व्हेन देयर इज़ द ट्रॉमा एंड द वैस्कुलर वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब ये क्या कोई हमारी ट्रॉमा की कंडीशन है, तो ट्रॉमा की कंडीशन में जो भी हमारे टिश्यू की सराउंडिंग वॉल्स वगैरह हैं, द इंट्रिंसिक सिस्टम इज ट्रिगर्ड बाय रिलीज द टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम द डैमेज टिश्यू। तो वहाँ जो हमारे ट्रॉमा की कंडीशन में टिश्यूज़ या सेल्स हमारी इंजर्ड हो गई हैं, जो हमारा इंट्रिंसिक सिस्टम है उसे ये ट्रिगर्ड कर देगा और वहाँ के टिश्यू फैक्टर्स पे क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करेगा। जो हमारी डैमेज सेल्स हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा एंड फिर एक्टिवेट द फैक्टर 7 और 7th फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 एक्टिवेट द फैक्टर एक्स। अब जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर 7 था वो हमारे फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देगा और उससे हमारे कोगुलेशन का जो प्रोसेस है वो होने लगता है। तो ये हुआ हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम समझ लेते हैं कि क्लॉट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। क्लॉट रिएक्शन हम किसे कहते हैं, तो क्लॉट फॉर्मेशन इज अ फुली डेवलप इन अ 3 to 6 मिनट। जो हमारे क्लॉट का फॉर्मेशन है, मतलब हम पढ़ रहे हैं ब्लड कोआगुलेशन, जो ब्लड क्लॉट होने की जो प्रक्रिया है उसे। तो क्लॉट फॉर्मेशन या वो रिएक्शन हमारी कब कंप्लीट होती है, तो ये बेसिकली जो अब एक क्लॉट बनने का जो एक समय लगता है वो एक एवरेज टाइम 3 से 6 मिनट के बीच में हमारा नेचुरली जो है वो ब्लड क्लॉट होने लगता है, उसका स्टार्ट हो जाता है। तो जो फुली ब्लड क्लॉट होने में टाइम लेता है वो 3 to 6 मिनट ले सकता है। Contraction of the platelets tapered within the clot, the shrink and fibrin meshwork pulling the edge and to the damaged vessels and closer together। अब क्या होता है, जिस सेल पे हमारी इंजरी हुई है, वहाँ जहाँ पे हमारी सेल डैमेज हुई है वहाँ पे जो ब्लड सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगती है, और जो हमारा पुलिंग ऑफ द ब्लड है उसके जो एड्ज है, जो डैमेज वेसल्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होके सिकुड़ने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, और वहीं पे जो हमारे रप्चर्ड ब्लड सेल्स हैं वो आपस में कोलैप्स करके एक प्लेग का फॉर्मेशन या क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे ही हम बोलते हैं क्लॉट रिएक्शन। एंड ड्यूरिंग द क्लॉट रिएक्शन सीरम इज स्क्वीज्ड फ्रॉम द क्लॉट। जो क्लॉट रिएक्शन हो रही है उसमें जो हमारा ब्लड का सीरम है वो धीरे से स्क्वीज होने लगता है। तो अब आज हमने बात की कोगुलेंट्स ऑफ द ब्लड या फिर कोगुलेशन प्रोसेस क्या था। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।